हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो चार क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप आज हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, एक तो क्वेश्चन और कराना मुझे, ठीक है ना। हाँ गया, ओके लिखो क्वेश्चन। A dice is thrown twice। क्वेश्चन लिखना, a dice is thrown twice, दो बार फेंका जाता है, ठीक है ना। A dice is thrown twice, then the probability of getting, then the probability of getting then the probability of getting one in first throw only, one in first throw only A option 1/6, B 5/6, C 2/3 and D कितना है, D लिख लो, D कितना हो गया 1/6, 1/3, ओके विच इज करेक्ट, ठीक है ना। तुम्हें बताना है, एक डाइस है, डाइस को दो बार फेंका गया, डाइस को दो बार फेंक रहा है, ठीक है ना कोई बंदा। तो उस गेम में फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, 1 ओनली फर्स्ट थ्रो में, सेकंड थ्रो में नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फटाफट सोच के बताओ, समझ के बताओ, वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ। ओनली एक 10 सेकंड का आंसर है इसका, ठीक है ना, इतना ज्यादा टफ नहीं है, रटेगा नहीं, तो बता सकते हो तुम इजीली। तो ठीक है, जिसका आ गया वो देखो सॉल्यूशन देख के, देखो ध्यान से। दो बार फेंक रहा हूं मैं, तो मेरे पास दो बार नंबर आएगा। फर्स्ट थ्रो में कितना आना चाहिए, 1। फर्स्ट थ्रो में कितना आना चाहिए, 1। तो आउटपुट फेवरेबल आउटपुट कितना, 1, ठीक है ना। और टोटल कितना नेक्स्ट, लेकिन इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी और इस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1, और यहाँ y इक्वल टू कितना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्रो में 1 आना चाहिए टोटल में से 6 में से, लेकिन सेकंड थ्रो में कितना आना चाहिए, 5 में से कोई भी चलेगा। तो आंसर कितना हो गया, 5/6, ठीक है ना। आंसर कितना हो गया, 5/6। अरे यार फर्स्ट थ्रो में, हाँ the probability in first throw getting first, then the twice, if dice is twice thrown twicely, then the probability of getting one in first throw only, one in first throw। यार इसमें तो ऑप्शन नहीं है यार, हमको तो लगा 5/36 आना चाहिए, 5/36 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको 5/36 कर लेना, राइट अगेन, ओके। सेकंड थ्रो में भी फेंकूंगा ना, दोनों टॉयज, दोनों की प्रोबेबिलिटी देखे, राइट अगेन, नॉट ओनली। तुम ये 1/6 करके देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, 1/6 कैसे, तुम बोले यहाँ तो 1/6 1 आ गया ना, लेकिन दो बार भी फेंका तो उसमें दो बार है ना, राइट अगेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम and electrical system has open closed switches, ठीक है ना। और स्विचेस का नाम कितना है, S1, S2 and S3, ओके, फुल स्टॉप। as shown in the diagram, ठीक है ना। अभी एक डायग्राम बनाना हो, ओके, ठीक है ना। the switches operate independently, the switches operate independently, ठीक है ना। मतलब ये स्विच इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ओके,
ठीक है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है सबकी इंडिपेंडेंट ऑफ वन एनदर, ओके, फुल स्टॉप। करंट will flow from A to B, okay. If S1 is closed, ठीक है ना, और if both S2 and S3 are closed, मतलब करंट का फ्लो कब होगा ए से बी में, कि या तो S1 क्लोज हो या फिर A एंड B दोनों क्लोज हो, ओके, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, मतलब अगर S1 क्लोज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है S1 स्विच की, इक्वल टू, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली गिवन है, PS3 इक्वल टू 1/2, ओके, ठीक है ना। then the probability that the circuit will work, सर्किट वर्क करना चाहिए, मतलब करंट का फ्लो होना चाहिए, कहने का मतलब उसका ये है, ठीक है ना। ये तुम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। ए ऑप्शन क्या है 5/8, बी कितना है 4/5, सी कितना है 3/8 एंड डी कितना है 1/8, ओके। अब देख लेते इसका डायग्राम क्या है। डायग्राम देखो ऐसा कुछ के बना है, ये रहा, इसका नाम है तुम्हारा S1, इस स्विच का नाम क्या है S1, ओके। दूसरा एक स्विच और यहां दो स्विच है, इसका नाम है S2, इसका नाम है S3, ओके। ए से बी में करंट का फ्लो होना चाहिए, करंट का फ्लो आइदर फ्रॉम दिस ब्रांच और फ्रॉम दिस ब्रांच। इस ब्रांच से होगा तो S1 क्या होगा क्लोज, ओके, और अगर इस ब्रांच से होगा तो S2 S3 दोनों ही क्लोज होना चाहिए। अगर तुमने S2 क्लोज नहीं किया तो करंट आगे जाएगी नहीं, और S2 क्लोज कर दिया S3 क्लोज नहीं किया तो करंट S3 के बाद आगे नहीं जाएगी, ओके। सो बोथ द स्विचेस मस्ट बी क्लोज, ओके। तो यानी कि या तो ये क्लोज या ये दोनों क्लोज, तभी जाए करंट का फ्लो होगा। मतलब ये पूछा तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और S2 एंड S3, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। एंड मतलब दोनों स्विच का क्लोज होना जरूरी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना ध्यान से, S1 यूनियन S2 इंटरसेक्शन S3, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो यहां पर एक इवेंट ये रही यूनियन बी, ये इवेंट बी होगी, ए यूनियन बी का फंडा लगाना, तो क्या लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 और इसके साथ ये S2 इंटरसेक्शन S3, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत होगी तो आपको तुम इजीली कर सकते हो, रटेगी नहीं। अब तुम्हारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटेगी नहीं। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था, सॉल्यूशन बहुत हल्का है। तो यहां पर देखो ये आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, S1 S2 S3 ये सारे स्विचेस क्या इंडिपेंडेंटली ऑपरेट, तो मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 या फिर S2 इंटरसेक्शन S3 या फिर S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फंडा। तो प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू S3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच S3, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ all things are given 1/2 into 1/2 minus 1/2 into 1/2 into 1/2, okay. So the answer will be this is 1/4, this is 1/2, तो ये होगा 3/4, 3/4 minus 1/8, एलसीएम कितना आ गया 8 तो 6, ठीक है ना, माइनस 2, ये है 6
6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4/8, 4/8 मतलब गलत कर दिया गया, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 into 6 minus 2 minus probability of S1 into 6 minus 2 into 6 minus 3, तो यहाँ से इसकी 1/2 1/2 1/4 minus 1/8, तो ये 1/8, ये टोटल कितना आ गया? ऐसे मत करो यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, ये आ गया 1/8। अब एलसीएम कितना आ गया? 8, ठीक है ना, 8 तो 4 प्लस 1 5/8 आंसर आएगा। अच्छा, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, तो आंसर कितना? 5/8। ओके, तो कैसा क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ए राइफलमैन इज फायरिंग, ये तुम्हें होमवर्क में दिया शायद कल। ए राइफलमैन इज फायरिंग, ओके, इज फायरिंग एट अ डिस्टेंस टारगेट and hence only 10% chance of hitting it, ठीक है ना। मतलब कोई राइफल मैंने किसी डिस्टेंस पे टारगेट हिट कर रहा है, उसके चांस मतलब उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/10, 10% चांस है, मतलब 10 आउट ऑफ 100। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। ओके, नेक्स्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स मतलब कितनी बार फायर करें, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स he must fire in order to have more than 50% chance of hitting it at least once। ओके, समझ में आ गया तुम्हें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कि कितनी बार फायर करो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाए। क्या हो कि एटलीस्ट 1 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट 1 बार क्वेश्चन पूछे, तो एटलीस्ट 1 केस क्या निकाला था मैंने? इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई भी कौन सा भी राउंड तुम फायर करोगे, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, हर एक राउंड में पहले राउंड की प्रोबेबिलिटी दूसरे राउंड को इफेक्ट करेगी क्या? कोई इफेक्ट नहीं करेगी, सबकी प्रोबेबिलिटी तो हर बार 1/10 ही रहनी है, रहेगी नहीं। तो सारे के सारे फंडे क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब एटलीस्ट 1 से चाहिए, तो एटलीस्ट 1 कैसे निकालोगे? यानी कि 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट हिट देम। ओके, मतलब 1 में से वो इवेंट घटा दूं, वो प्रोबेबिलिटी घटा दूं जितनी बार उसने फायर किया, एक बार भी हिट नहीं कर पाया वो। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या बच गया? एटलीस्ट 1 बच गया, तो 1 माइनस 1/10, ठीक है ना। और सपोज करो उसने कितनी बार हिट किया? n, तो n राउंड फायर किए, हर बार प्रोबेबिलिटी हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/10, समझ में? तो 1 माइनस हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये तो हो गया कि कम से कम क्या बोल रहा है इसमें, सॉरी 9/10, समझ में आया? 9/10 क्या? 9/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ not hitting the target, समझ में आया ना? not hitting the target। ओके, अब उसने क्या बोला है कि एटलीस्ट 1 बार हिट करना चाहिए, तो मैंने घटा दिया 1 माइनस, ये क्या होगा? 9 राउंड बार तुमने फायर किया और
वो ये क्या 9/10 नॉन हिटिंग द प्रोबेबिलिटी, तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 मतलब नन ऑफ द हिटिंग देम, ठीक है ना, तो 1 में से घटा दो, एटलीस्ट हिटिंग देम आ गए। और ये क्या है, मोर देन 50% होना चाहिए, तो मोर देन 50% मतलब 1/50/100। ओके, समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन चुका है, ये कितना 1/2। ओके, तो अब तुम्हें सॉल्व करना है, सिंपल रटेगी। अब यहां से फंडा क्या आ गया, 1 माइनस 9/100 9/10 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, तो यहां से कितना आ गया, 9/10 को इधर भेज तो 9/10 रेज़ टू पावर n इज लेस देन 1/2। अब देखो n की वैल्यू तुम्हें सोचनी है कि n की वैल्यू किसके लिए 9/10 से लेस होता है। क्या n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए 9/10 क्या लेस देन 1/2 होता है, तुम बोलोगे नो, दिस इज 0.50, दिस इज 0.90। क्या 2 के लिए, 2 के लिए करोगे 81 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.81, ये 0.50, तो यानी कि ये सबके लिए नहीं होता, फिर कहां होता है, n इक्वल टू 7 के लिए सेटिस्फाइड होता है। फॉर n इक्वल टू, देख रहे तुम, फॉर n इक्वल टू 7 9/10 रेज़ टू पावर 7 ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है ना, तो एटलीस्ट 7 राउंड चाहिए, तो n इक्वल टू, तो राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कितना आ गया, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 7। ओके, कोई दिक्कत, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वांट। ओके, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो, बस लैंग्वेज को समझ लिया ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 ऑफ 10 कीज, क्वेश्चन लिखना 1 ऑफ 10 कीज, 10 कीज ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके, इफ वी ट्राई द की, इफ वी ट्राई द की one after another, one after another, okay, is that clear or not, ठीक है ना। one after मतलब एक के बाद एक यूज करते हैं, ठीक है ना, एक डोर को खोलना है 10 कीज से। ओके, नेक्स्ट, then find following, then find following, समझ में आ गई बात, क्या क्या फाइंड करना है। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, साथ ही साथ कराते चलते हैं, ठीक है ना, टाइम थोड़ा कम है। क्वेश्चन देखना, पहला देखना, द प्रोबेबिलिटी that the door is opened in the first attempt, सोच के बताओ क्वेश्चन को क्या आंसर आएगा। जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया ना, क्वेश्चन वैसे इतना टफ नहीं, बिल्कुल इजी है, तो मैं ज्यादा नहीं सोचने, ठीक है ना, कैलकुलस बहुत भारी होगा, इतना भारी कैलकुलस नहीं है, ठीक है ना। सोचो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं तुम्हें, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 कीज हैं, ठीक है ना, K1 K2 K3 अप टू डॉट 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 K10। ओके, 10 कीज में से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एक कीज निकालोगे, कोई एक, कौन सी भी आ सकती है, K1 आ सकती है, K2 आ सकती है, K3 आ सकती है, कोई एक आ गया, ठीक है ना, और उसी से तुम्हारा डोर खुल गया, तो जो खुल गया वो तुम्हारा क्या होगा, जो जिस की से खुला है वो तुम्हारा क्या है, फेवरेबल आउटकम। सपोज करो K2 से खुल गया, तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या है, K2, तो K2 मतलब 1 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 10, ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड की बात करता हूं मैं, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन करता है। सेकंड क्वेश्चन देखना, द प्रोबेबिलिटी दैट the door is opened in the second attempt
मतलब मुझे 2 बार ट्राई करना पड़ा है, ठीक है ना, 2 बार मुझे ट्राई करना पड़ा, मतलब दोनों की बार। अच्छा, दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी तो इंडिपेंडेंट है ना। फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी डोर नहीं खुला, सेकंड बार उसके खुल सकता है। क्या फर्स्ट केस में डोर के खुलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड केस पर डिपेंड करेगी क्या? ठीक है ना, ये वाला फंडा ध्यान रखना है। ओके, अब देखो कैसे करोगे। तुम्हारे पास 2 की, तुम्हारे पास 10 कीज, K1 K2 K3 डॉट 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 K10। फर्स्ट अटेम्प्ट में खुलना नहीं चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में खुलना चाहिए। तो सपोज करो इनमें से कोई एक डोर को खोलने वाली कीज कितनी, 10 में से कोई एक डोर को खोल सकती है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कीज नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो की नहीं आनी चाहिए, तो बाकी रिमेनिंग 9 तो आ सकती है। ओके, ये क्या आ गया 9 में 10, ये क्या आ गया, डोर विल नॉट ओपन, डोर विल नॉट ओपन, नॉट ओपन इन सेकंड, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब सेकंड अटेम्प्ट की बात करता हूं, बात किस करता हूं, सेकंड अटेम्प्ट की। सेकंड अटेम्प्ट की क्यों, समझ में आया सेकंड अटेम्प्ट की। अब देखो तुमने 9 को हटा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब कोई 9 में से कोई एक चाबी निकाल ली तुमने, हटेगी नहीं, लेकिन तुम्हारा डोर ओपन हुआ नहीं, और डोर ओपन ना होने के फेवरेट आउटकम कितने हैं, 9, टोटल कितने 10। अब एक तुमने निकाल ली, ठीक है ना, अब तुम्हारे पास रिमेनिंग कीज कितनी है, 9, टोटल कीज कितनी है 9। ओके, अब तुम्हारा डोर खुलना चाहिए, तो डोर खुलने की तो फेवरेट आउटकम एक ही है, एक ही कीज अवेलेबल। ओके, तो आंसर कितना आ गया, ये क्या है, डोर विल ओपन, ओपन, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, कितना आ गया 1/10। ओके, ठीक है ना, समझ में आई बात। एक लास्ट और इसका वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं, आइए तुम समझ में आ गया हो, हटेगी लास्ट, बस ये समझ में आ गया ना। सेकंड, थर्ड वाला भी समझ में आएगा। थर्ड देखो, the probability that the door is opened in the 10th attempt, the probability that the door is opened in 10th attempt, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में भी। ओके, तो सिंपल है, 10 अटेम्प्ट करने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक अटेम्प्ट पे प्रोबेबिलिटी लिखोगे। पहले अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी 9/10, समझ में आया ना। डोर नहीं ओपन होना चाहिए, मतलब करेक्ट की नहीं आनी चाहिए, तो रॉन्ग की आनी चाहिए ना, तो रॉन्ग की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 9/10। सेकंड में भी ओपन नहीं होना चाहिए, तो सेकंड में ओपन नहीं होना चाहिए। अब रॉन्ग की कितनी है, 8, एक रॉन्ग की तो निकाल दी तुमने, ठीक है ना, और टोटल कीज कितनी है 9। थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं होना चाहिए, तो 7/8, नेक्स्ट 6/7, नेक्स्ट 5/6, नेक्स्ट 4/5, नेक्स्ट ये कितना 3/4, 2/3, रटेगा नहीं 1/2। अब तुम्हारे पास ये सारे रॉन्ग कीज निकल चुके हैं, ठीक है ना, रॉन्ग कीज, ठीक है ना, रॉन्ग कीज, समझ में आई बात। मतलब डोर विल नॉट ओपन, डोर विल नॉट ओपन। ओके, अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ओनली एक करेक्ट की ही बच गई, ओनली एक करेक्ट की, तो लास्ट अटेम्प्ट में उसको लगा लो, ओनली एक करेक्ट की ही है, तुम उसको डोर में लगाओ तो डोर खुलेगा ही खुलेगा। ओनली एक करेक्ट की मतलब श्योर इवेंट हो गया कि यहां पर तुम्हारा डोर खुलेगा ही खुलेगा, समझ में आ गई ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, तो 1 भाई। ये तुम्हारा कौन सा केस आ गया, श्योर इवेंट। कौन सा केस आ गया, श्योर इवेंट, रटेगा नहीं। तो देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये भी 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 गया, आंसर कितना आ गया 1/10। तो इसका भी आंसर कितना 1/10। ओके, ठीक है ना। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी अच्छे टॉपिक की। कंप्लीट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है, जिसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। टॉपिक लेना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। डेफिनेशन ऑफ बेसिक हम बाद में समझेंगे, उसको पहले क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। देखो कहना क्या है, तुम्हें इसकी अगर डेफिनेशन नहीं भी आती होगी तब भी तुम इसका क्वेश्चन निकाल दोगे, रेडी कि नहीं, इतना सिंपल है। और क्वेश्चन थोड़े इसके लेंदी होते, लेंदी तो नहीं होते, जो इसको कर देगा उसके लिए लेंदी नहीं होते, ठीक है ना। देखो समझना कैसे है, मेरा नाम, मैं बोल रहा हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके,
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। रहेगी, थोड़ा देख लूँ इसमें, सही दिख रहा है ना? हाँ जी, ओके। टॉपिक का नाम क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। रहेगी नहीं? अरे यार, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे हो? मैं इसको ऐसे समझना, देखो तुम्हारे पास दो बॉक्स है। कितने बॉक्स है? दो बॉक्स। बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। मैं इसलिए तुम्हें दो एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना? इसके लिए क्वेश्चन किया, बच्चे कुछ स्टार्टिंग में समझ लेते रियल में टफ टॉपिक है, ठीक है ना? जबकि एक्चुअल में टफ नहीं होता, ये बहुत इजी होता है। राइटिंग यार मार्कर नहीं दिख रहे आज। ओके, देखो इसमें क्या है, इसमें मैं बोलूं तुम्हारे पास, इसमें ना 7 ये क्या है? 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना? ये मैं बोल रहा हूं 4 रेड बॉल है, R1 R2 R3 R4। ओके, ये क्या है? 4 रेड बॉल। और क्या बोल रहा हूं? 6 10 बॉल है, 6 ब्लू बॉल है। ये देखो 6 ब्लू बॉल, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 ब्लू बॉल। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना? पहले ये तो मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? देखो क्या कर रहा हूं कि मैंने है ना यहां पर ले लिए 5 रेड बॉल, सॉरी 3 रेड ले रहा हूं मैं, 3 रेड और 7 ब्लू बॉल। ओके, अरे नहीं ये 6 करो, 6 हो गए ना, 7 3 ब्लू बॉल कर रहा हूं मैं, 3 ब्लू बॉल, ओनली 3 ब्लू बॉल, 1 2 3 B1 B2 B3। ओके, नेक्स्ट अब फंडा देखो कैसे कर रहा हूं मैं कर रहा हूं 7 रेड बॉल, 1 2 3 4 5 6 7। समझना मेरी बात? ये मैंने बोला R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। अब देखो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, तुम्हें निकालनी है एक रेड बॉल, तुम्हें निकालनी है रेड बॉल, लेकिन रेड बॉल से पहले रेड बॉल या तो बॉक्स 1 से भी आ सकती है, बॉक्स 2 से भी आ सकती है। ओके, लेकिन उसका एक कंडीशन बोलती है कि बॉक्स 1 चूज करना है, बॉक्स 2 चूज करना है। रेड मैंने इसमें इसके लिए जो कंडीशन कैसे बोलेगा रेड बॉल निकालने के लिए, तुम्हें क्या बोलेगा, यू आर थ्रोइंग अ फेयर डाइस, एक डाइस फेंक रहे हो, ठीक है ना? यू आर थ्रोइंग अ फेयर डाइस। इफ नंबर appearing multiple of 3, ठीक है ना? If number appearing multiple of 3, then you will draw a ball from bag 1, box 1 या फिर bag 1। समझ में? अगर नंबर डाइस पर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, then you will draw the ball from bag 1। ओके, and in other case you will draw the ball from bag 2। ओके, then what will be the probability that the drawn ball is in red color? समझ में? देखना, throwing a dice, throwing a dice, okay, throwing a dice, and if its outcome multiple of 3, then a ball drawn from box 1, okay, otherwise a ball drawn from box 2, from box 2। समझ में आ गया? Then the probability that the drawn ball is in red color, that the drawn ball is in red color, red, इसको
इसको मैं रेड इंक से लिख देता हूं, ठीक है, इज इन रेड कलर, समझ में आया? तो समझो एक बार, मैं आ रहा हूं थोड़ा सा। देखो ध्यान से, तुम्हें क्या बताना है, दो बॉक्स हैं, एक में क्या है 4 रेड बॉल एंड 6 ब्लू बॉल, सेकंड में 3 ब्लू बॉल एंड 7 रेड बॉल, ठीक है ना? नाउ यू आर थ्रोइंग अ डाइस, इफ द आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन यू आर ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, अदरवाइज ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, राइट? देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज इन रेड कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल क्या हो रेड कलर में। समझ में आया तुम्हें? तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इस टाइप क्वेश्चन किए नहीं सर एक साथ, ये भी तुम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो साथ में, और ड्राइंग पेयर डाइस का भी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, ठीक है ना? तो अब तुम पता है क्या करोगे, तुम्हारे पास देखो एक तो ऑप्शन क्या है, पहले तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी तुम रेड कलर की बॉक्स 1 से निकाल रहे हो, तो पहले बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो निकालो, क्योंकि बॉक्स 1 को सेलेक्ट कहां से करो, बॉक्स 1 इज डिपेंडेंट ऑन डाइस, राइट है कि नहीं? यहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट का बहुत बड़ा लोचा है। सुनना मेरी बात, इफ यू आर ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, then first of all you must know about the probability of box 1, am I right or wrong? And the probability of box selecting box 1 is completely dependent on dice, am I right or wrong? Is that clear or not? समझ में? If you are drawing a ball from box 2, then you must know about the probability of box 2 and it's completely dependent on box 2, am I right or wrong? So first of all you need to know about the probability of boxes, okay? तो box की probability कैसे आएगा, ठीक है? बॉक्स की प्रोबेबिलिटी में मान लो पी B1, बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब सेलेक्टिंग बॉक्स 1 कितना आएगा, देखो बॉक्स 1 क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 3 और 6, यहां से मत देखना कि ये दो बॉक्स हैं तो 1/2, इसके बारे में बॉक्स, इसके लिए ऑलरेडी पहले से एक स्टेटमेंट बोल दिया, हाँ अगर ये स्टेटमेंट नहीं बोलता तो बॉक्स 1 की सेलेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती 1/2 और बॉक्स 2 की भी कितनी होती 1/2, बिकॉज यू हैव ओनली 2 बॉक्सेस एंड सेलेक्टिंग वन बॉक्स, तो 1/2 अगर ये स्टेटमेंट नहीं बोलता, ठीक है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 2/6 मतलब 1/3, राइट है कि नहीं? तो PV2 मतलब 1 3 और 6 को छोड़ के रिमेनिंग अदर, ठीक है ना? 3 और 6 मतलब 1 2 4 5, तो 4 4/6 मतलब 2/3, ओके? समझ में आ गया ना? अब देखना, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो, बॉक्स 1 सेलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें बॉक्स 1 से कैसी बॉल निकाली, रेड कलर की बॉक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फ्रॉम बॉक्स 1, समझ में आया क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि तुमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है किसको, बॉक्स 1 को, तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन है दैट इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बॉक्स 1, एम आई राइट ऑन? सुनना मेरी बात, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन है, तुम्हें पता है इसके बारे में कि प्रोबेबिलिटी कहां से आनी चाहिए, बॉक्स 1 से, एक इवेंट के बारे में पता है कि बॉक्स कौन सा बन, ओके? तो ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फ्रॉम बॉक्स 1, इट इज गिवन दैट कौन सा बॉक्स, बॉक्स 1, हाँ जी, बॉक्स 1 में टोटल बॉल कितनी 10, एम आई राइट ऑन? रेड कलर की बॉक्स कितनी 4, ओके? अब देखो एंड प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉल और रेड कलर की बॉल यहां से जा सकती है, बॉक्स 2 से निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉक्स B2 फ्रॉम बॉक्स 2, in box 2 there are 7 red colors, okay, and total balls 10, is that clear? But you need to find only red color probability, तो क्या बोलोगे, probability of red color will be, बोलो यहां से भी आ रहा है यहां से भी आ रहा है, राइट? तो तुम क्या बोलोगे, probability of R intersection B1 मतलब रेड कलर और बॉक्स 1 एंड बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B2,
रेड कलर एंड B2, और इसके बारे में तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई B2, दिस इज कितना B2 नॉट, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? ये कौन सा फंडा होता है? मल्टीप्लिकेशन फंडा। समझ में? साथ में क्या क्या चल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इस थ्योरम को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है ना, फ्रॉम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाले? बॉक्स की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फ्रॉम विच बॉक्स यू आर फाइंडिंग रेड कलर, तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 से भी आ सकती है, बॉक्स 1 से भी आ सकती है, दोनों का सम हो जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट? तो यहां से फंडा क्या आ गया? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर मतलब फाइंडिंग पी आर, वैल्यू ऑफ दिस कितना था? 2/3, 1/3 इंटू एंड आर बाई वी 1 4/10 प्लस वैल्यू ऑफ दिस 2/3 इंटू एंड दिस 7/10। So the answer will be कितना? 34 plus 14, 18/30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। इज दैट क्लियर नॉट? ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ये क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल, ठीक है ना? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अगर देखो स्टेटमेंट यहां पर ऐसे बोलता फाइंडिंग द ड्रॉन बॉल ऑफ रेड कलर, लेकिन तुम्हारे पास स्टेटमेंट ये ना बोलता डाइस के बारे में, तो तुम्हारे पास ये जो B1 B2 है ना, B1 की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो मैं इसको रफ कर दूं, एक और एग्जांपल इसके ऐसे यूज को समझा देता हूं, ठीक है? आइए इसको समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर इसको जिसको ये समझ में आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको ये समझ में आ गया ना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसको बेस थ्योरम के लिए समझने में कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए बेस थ्योरम में क्या करना, अब बेस थ्योरम पूछेगा ना, वो पता है किससे रिलेटेड पूछेगा। यहां तक तो क्वेश्चन चलेगा ही चलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग 1, ये कंडीशन दे देगा। मतलब रेड कलर आना चाहिए लेकिन बैग 1 से आना चाहिए। तो अब कैसे फाइंड करो? अब तुम्हें कुछ नहीं करना कि रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बैग 1 से क्या है, ये डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, सिंपल इतना फंड है। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। ओके, समझ में आया? तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये डिवाइड बाई दिस। तो बेस थ्योरम कुछ नहीं है, सिंपल एक पर्टिकुलर बैग या पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है? टोटल जितना भी तुम्हारे पास इवेंट्स है उन सब की प्रोबेबिलिटी की सम की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना? तो बोथ आर सेम, राइट है कि नहीं? बस थोड़ा सा रेशियो का फर्क पड़ेगा। एक और एग्जांपल पे बताऊं मैं। एक और एग्जांपल करो। अभी मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, लेकिन तुम इसकी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट है कि नहीं? डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन तुम पागल हो जाओगे, क्या बोल रहा है, तुम बोर हो जाओगे ऐसी डेफिनेशन इसकी। लेकिन क्वेश्चन इसके इतने इंटरेस्टिंग है, तुम कुछ पूछो मत। एक और एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल वही है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि डाइस फेंक, लेकिन अब डाइस नहीं फेंक रहा, अब उसमें ही कुछ चेंज कर रहा हूं। देखना, बॉक्स वन contains three red and 7 blue ball, ठीक है ना? blue balls. And box 2 contains 6 red and 4 blue balls. 4 blue balls. A ball is randomly selected. A ball is randomly selected from box 1. From box 1
एंड प्लेस्ड इन बॉक्स 2। इस टाइप के क्वेश्चन भी किस में आते हैं? बेस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में प्लेस करते हैं, ठीक है ना। इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, okay, box, then what is the probability? Then what is the probability then what is the probability that the ball drawn is red in color, that the ball drawn is red in color, ठीक है ना, red in color, ओके। तो भैया अब की बार पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, और इन विच बॉक्स यू डोंट नो, किसी बॉक्स से हो सकती थी। लेकिन अब की बार क्या बोल दिया कि एक बॉल निकालोगे बॉक्स 1 से, मतलब उसकी पहली बॉल जो तुम निकाल रहे हो बॉक्स 1 से ही है, फिक्स है, तुम्हें बॉक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बॉल जो निकाल रहे हो बॉक्स 1 से, उस बॉल को तुम क्या कर रहे हो? प्लेस कर रहे हो बॉक्स 2 में। अब जो दूसरी बॉल निकालनी है ना, वो बॉक्स 2 से निकालनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी की जो बॉक्स 2 से बॉल निकाल रहे हो वो किसकी है? रेड कलर की, ठीक है ना। तो पहले तो देखो फंडा टोटल प्रोबेबिलिटीज की, देखो कैसे ये क्वेश्चन भी किसमें आता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। बॉक्स 1 से बॉक्स 1 और ये क्या है? बॉक्स 2, रेडी। इसका तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना फंडा है? अब क्या फंडा बोले? 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल, रेडी। अब देखो इसके पास फंडा क्या है? इसने बोला है, क्या बोला है? 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल, 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल। सुनते चलो, रेडी। कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे पास के 2 केस हो सकते हैं। तुमने एक बॉल निकाल के इसके अंदर डाला, रेडी। 2 केस कैसे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है तुमने रेड बॉल ही डाला उसमें, 2 केस। अगर रेड बॉल वाला केस है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, इफ ड्रॉन बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 इज रेड, ठीक है। अगर रेड कलर की प्रोबेबिलिटी है, रेड कलर की बॉल निकाली, तो यहां पर इस केस में इसके पास कितने हो गए? 7। अब की बात 7 रेड हो गए, तो बॉक्स 2 में क्या होगा? बॉक्स 2 की कंडीशन क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉक्स 2 क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉक्स 2 हो गए 7 रेड बट 4 ब्लू बॉल, ओके। 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। अब तुम सोचोगे सर ये तो आपने रेड निकाला है, अगर ब्लू निकाला होता तो यहां लिख रहा हूं मैं, इफ ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग 1 कैसा है? ब्लू बॉल। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इसको मैं बोलता हूं कॉन्फ़िगरेशन 1 C1, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन 1 C1, इसको मैं बोल रहा हूं C2 बॉक्स 2। यहां लिखा 6 रेड, इसके अंदर लिख लो, ठीक है। 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल, समझ में? कॉन्फ़िगरेशन C2 कैसा होता है? तुम बोलते सर ब्लू बॉल आए, रेड तो मेरे पास 4 ही है, आपकी बात सॉरी 6 रेड है, लेकिन ब्लू कितने हो गए? 5, ओके। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? राइटिंग अब आ जाते हैं कहानी किस बात है। ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहां ये तुम्हारा कंडीशन समझ में आ चुकी है। अच्छा अब देखो ध्यान से, हर एक बात को समझना है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, इसको समझ में आ गया ना एक बार, फिर इसका क्वेश्चन कोई भूलता ही नहीं। देखो अब इस केस में तुम्हें क्या निकालना है? रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी P, इसको मैं क्या बोलूं? P क्या बोलूं मैं इसको? चलो कि P बोल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है ना। इसको बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। कितना है? बॉक्स 1 से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालने की। तो रेड बॉल इसमें है कितने? इसमें कितने रेड थे?
4 3 रेड 7 ब्लू, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स वन, ओके, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल, फ्रॉम बॉक्स टू, तुम कितना बोलोगे? कोई रेड बॉल नहीं आना चाहिए, तो रेड बॉल नहीं आएगा तो फिर आएगा कौन सा? ब्लू बॉल, और ब्लू बॉल है किसमें? 7, तो 7/10। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है, ओके। अब आ जाओ कहानी और चलते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। अब आ जाओ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड बॉल, ठीक है ना, कहां से? फ्रॉम बॉक्स 2 से, तो बॉक्स 2 से कैसे? अब तुम्हारे पास बॉक्स सेलेक्ट तो करना नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फंडा आ गया, क्या? फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, समझ में आया? तो कैसे करूंगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं बोल दूं PR1 या PR2, PR1 बोल दो, ठीक है ना, PR1 मतलब इसको PR2 बोल दो। PR1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, PR2 मतलब नो रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, ओके। तो ये क्या आएगा? PR1 इंटू PC1 डिवाइड बाई R1, समझ में आया कुछ? मतलब कि ये वाला इवेंट हो चुका है तभी तो तुमने निकाला है, पहले ये रेड बॉल निकाल के तभी तुमने कॉन्फ़िगरेशन 1 किया है, तुम्हें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि यू हैव डन रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, देन यू आर अप्लाइंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन 1, एम आई राइट और रॉन्ग? तभी तो मैंने किया था कि भैया इसके बाद तुमने बॉक्स 1 से रेड बॉल निकाला, 2 में डाला, तो 2 में कितना रेड बॉल हो गया? 2 में कितना रेड बॉल हो गया? 7 रेड, हाँ 7 रेड हो गया क्या? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अरे निकाल के डाला तब तो 7 रेड हुआ, ठीक है ना, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नो रेड बॉल फ्रॉम बैक्स 2, तो नो रेड बॉल इसका मतलब कैसा है? ब्लू बॉल, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 कॉन्फ़िगरेशन, जब नो रेड बॉल आया तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? C2 डिवाइड बाई R2, ओके। ये टोटल प्रोबेबिलिटी दे दो, अब तुम इजीली फंडा लगा दो। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कितना है? देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 3/10 इनटू, हाँ जी, इसकी प्रोबेबिलिटी टेकिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, ठीक है ना, तो कितना है? रेड बॉल कितना है? 7 डिवाइड बाई 11, 7 डिवाइड बाई 11, ओके, प्लस, हाँ जी, PR2 7/10 इनटू, नेक्स्ट ये कितना आएगा? अब देखो रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल कितना? रेड तो 6 ही है, लेकिन ब्लू कितने हो गए? 5, तो मुझे तो रेड बॉल निकालना है, तो 6/11, दैट्स इट, फंडा आ गया समझ? तो कितना आ गया? 110 एलसीएम, तो 21 प्लस, और ये कितना आ गया? 42, तो आंसर कितना आ गया? 63 डिवाइड बाई, इज दैट क्लियर नॉट? तो मुझे एक बात का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तुम्हारे 2 एग्जांपल्स मैंने करा दिए, राइट नहीं? अभी मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया ही नहीं, और तुम इसके क्वेश्चन किसी भी तरह कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व, बट एक्चुअली यू डोंट नो द बेसिक डेफिनेशन एंड फंडा, राइट नहीं? बताते उसको भी। अब तुम देखोगे उसमें, तुम सोचो ये क्या है सर, ये क्या बवाल है, उस बवाल को भी देखते हैं, राइट नहीं? बवाल को भी देखते हैं। देखो भैया बवाल इतना सा है, ये तुम्हारे पास क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, सैंपल स्पेस करोगे, राइट है कि नहीं? अब एक इवेंट है, क्वेश्चन 1 से ले लेते हैं, टेकिंग ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 से, लेकिन उसके लिए क्या बॉक्स 1 बॉक्स 2 कैसे सिलेक्ट कर रहे हो कि ड्रॉइंग अ फेयर डाइस, ओके। अब देखो इसमें ला 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 कैसे, ये ठीक है ना,
इतने सारे इवेंट है। ये इवेंट देखो, ये इवेंट मैंने बोला A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और एक इवेंट है कौन सा B। ये टोटल इवेंट क्या है B। सुनना मेरी बात, ये टोटल इवेंट क्या है B। ये कंप्लीट सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल इवेंट B, ठीक है। सर्कल इवेंट क्या है B। ओके, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर्कल इवेंट की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सर्कल इवेंट की। लेकिन देखो सर्कल इवेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दीज इवेंट्स A1 A2 A3 A4 A5 6। समझ में आ गया ना। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूं, ये तुम्हारे पास फंडा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A1 हैव ऑलरेडी डन। A1 ऑलरेडी डन हो चुका है क्या, तभी तो मैं B की प्रोबेबिलिटी डालूं। मतलब A1 को डन करना है तब इतना आएगा, अदरवाइज तो A1 पूरा आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A1 हैज डन। इसका केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A2 हैज डन। इसके केस में तो ये क्या हो गया, टोटल मिला के समझ में आ गया ना। अब यहां पर फंडा देखो, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ना, ये इस टाइप से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये जो इवेंट्स देख रहे हैं ना A1 A2 A3 A4 A5, इनका अगर मैं यूनियन ले लूं, इन सब का यूनियन, तो क्या पूरा एस नहीं बन जाएगा? और अ कंप्लीट एस बन गया, दैट मींस बोथ ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इफ यू विल टेक यूनियन ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट A5, ये सारे के सारे क्या है, यहां डॉट डॉट लगाना है, ये लगाना है। ओके, ये सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। अच्छा, एक और फंडा, इसका और इसका कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या? देयर इज नो कॉमन पार्ट बिटवीन देम, बिकॉज टू ब्रदर्स एंड देयर बिग फाइट बिटवीन देम, ठीक है ना। और घर में क्या हो गया, दीवार हो गई, तो कुछ कॉमन है। अरे इसने अपना पार्ट में ये रख लिया, इसने अपने पार्ट में ये रख लिया, दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया, कुछ कॉमन आ गया। कुछ कॉमन रहने ही नहीं देंगे भैया, वो रहने देंगे क्या? तो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या? नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन 5, इनके बीच में इंटरसेक्शन 5। अच्छा, इसके और इसके बीच कुछ इंटरसेक्शन क्या? नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है ऑल ऑफ देम, इसका मतलब ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो लिखना इफ A1, A2, A3 डॉट 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 A and R म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली exclusive events, okay, then the probability of event B दिख रहा है कि नहीं? इवेंट B, ये इवेंट B है, ये कंप्लीट इवेंट B है, ठीक है ना। इवेंट B which is completely dependent on A1, A2, dot dot A3 dot dot A। ओके, तो क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B विल बी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई A B A1, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? A1 ये तुम्हें ये इतना प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है कितना, तुम एक्चुअल में देखोगे ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, देखो ध्यान से, ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 है, और ये जो एक्चुअल में है ना, ये प्रोबेबिलिटी A बाई B बाई A1 व्हेन A1 हैज, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज, B इंटरसेक्शन A3, B इंटरसेक्शन A3, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई A2। इज दैट क्लियर नो? तो तुम्हें ओनली इतना पार्ट चाहिए, तो इतना पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B, A1 इंटरसेक्शन B। अब एक्चुअली मेरे पास यही पार्ट चाहिए, तो A1 का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटरसेक्शन, probability of event B when A2 has already given। Is that clear or not? ये तो बताया था मैंने।
ठीक है ना, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए एन, ठीक है ना। यू कैन राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी summation I from 1 to n p probability of event A I into probability of event B when event A I has already given. Is that clear not? तो ये तुम्हारा क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, समझ में आया। ये A इंटरसेक्शन B1 है, नॉट B by A1। B by A1 ये पूरा है, B by A1 कैसे, A1 हैज गिवन और B1 तुम्हारे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये A इंटरसेक्शन B1 है, ठीक है। ये सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 ही लिखो, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, A1 नॉट B by A1, ये कर रहा है A2। ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 हो गया ना। अब तुम्हें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B1, तो कैसे आता है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच गया, A इंटरसेक्शन B1 बच गया ना, राइट। तो ये फंडा है, ओके। तो आइए तुम्हें समझ में आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या फंडा है, क्या नहीं बोलना है, राइट। तुम्हें क्या बोलना है, इतनी सारी इवेंट है, देखो इवेंट B A1 A2 A3 A3 इन सब पर डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हें इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। एक बात बोलूं, A1 A2 A3 A4 A5 इन सब का अगर यूनियन लूंगा तो एस बन जाएगा। तो मैंने लिखा भी है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा तो फाई आएगा। तो मैंने ये भी लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी which is completely dependent on these events will be equal to probability of event B चाहिए तुम्हें, ओनली बी। तो कितना, ओनली बी मतलब ए और बी, ये कंप्लीट इतना पार्ट क्या है ए, लेकिन मुझे ओनली इतना पार्ट चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन बी चाहिए ना। नेक्स्ट ये पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है, A2 इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट कितना हो गया, A3 इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट कितना हो गया, A4 इंटरसेक्शन बी, राइट है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन निकालने के फंडा क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A1, ठीक है ना, B व्हेन A1 हैज ऑलरेडी गिवन। तो ये फंडा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से 1 कट के, सिमिलरली ये फंड चलता जाएगा, राइट है कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो मुझे एक बात को, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है, यू डोंट नीड दिस, यू कैन इजीली सॉल्व द एग्जांपल क्वेश्चन। तुमने ऑलरेडी समझ लिया डेफिनेशन जरूरत है, वैसे भी क्वेश्चन डेफिनेशन नहीं पूछेगा, राइट है कि नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये चीज दो चीज याद रख सको तो रखो, एक तो जो प्रोबेबिलिटी निकाला ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अप्लाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दीस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बेस थ्योरम और उसके वजह से कुछ क्वेश्चंस, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो चुका है उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट बर्नौली ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सो आई थिंक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक। तो तुम्हारा वह है टोटल प्रोबेबिलिटी रियल में टिपिकल होता है, एक्चुअल टोटल प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ टिपिकल टॉपिक, इट इज एक्चुअली वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो मन लगा पढ़ो इसको ध्यान से, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं और हर साल मतलब एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन पूछता है जेईई एडवांस में, बहुत शानदार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आईआईटी 2019 में, ठीक है ना। जेईई में जेईई एडवांस 2019 में पूछा, इस साल नहीं पूछा, इस साल क्वेश्चन सिंपल पूछा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज में इतना ही काफी है, और वीडियो को वॉच करो और जो भी डाउट है मेरे को पूछो, ठीक है ना। आई विल सॉल्व इट आउट आफ्टर गेटिंग फ्री। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।